बजट घोषणा क्रियान्वयन को लेकर सीएम अशोक गहलोत की गंभीरता की तो विभिन्न घोषणाओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। जोधपुर में सड़क विकास कार्यों के लिए 91 करोड़ 68 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है और एम्स से सालावास सड़क तक चौड़ाईकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य। जोजरी नदी पर पुल निर्माण के लिए राशि की है स्वीकृत। अजमेर के किशनगढ़ में अंडरपास निर्माण के लिए भी राशि स्वीकृत की है। सीएम अशोक गहलोत ने 14 करोड़ और 89 लाख रुपए की राशि को स्वीकृत किया है। इसके अलावा किशनगढ़ स्थित पुराने रेलवे स्टेशन के परिसर में अंडरपास का निर्माण होगा। ये समस्त जो राशियां स्वीकृत की गई है ये इन सभी कार्यों में लगाई जाएगी। तो प्रदेश में लगातार सर्दी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। आबू की वादियों से लेकर शेखावाटी तक ठिठुरन बढ़ गई है। बीती रात माउंट आबू में 1 डिग्री पारा पहुंच गया। 1 डिग्री पारा पहुंचना आप समझ सकते हैं कि कड़ाके की ठंड पड़ना और लोगों को वो चीज महसूस होना शुरू हो गया है जो कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हुआ करता था, लेकिन यहां पर दिसंबर की शुरुआती दौर से पहले ही ये फील होने लगा है। शेखावाटी के फतेहपुर में भी तापमान में 4.8 डिग्री की जो तापमान है वो दर्ज किया गया। प्रदेश की रात के पारे में सामान्य से 5 से 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। 5 से 7 डिग्री पारा गिरा। प्रदेश के 6 शहरों में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे। जयपुर में बीती रात 10.6 डिग्री के साथ में सबसे सर्द रात रही और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में सप्ताह भर इसी तरह का मौसम रहेगा, शुष्क बना रहेगा। साथ ही प्रदेश में तापमान में और गिरावट होगी और ज्यादा सर्दी इस बार बढ़ने वाली है। तो वहीं बीकानेर में मंत्री कलेक्टर विवाद प्रकरण का पटाक्षेप हो गया। मंत्री रमेश मीना ने बीकानेर कलेक्टर भगवती प्रसाद से बात मंत्री मीना ने शुक्रवार को उनकी कलेक्टर से बात होने के बारे में पूछा तो कहे कि अब ये मुद्दा नहीं है, वो इस बारे में अब बात नहीं करना चाहते। तो वहीं बीकानेर कलेक्टर ने कहा कि वे इस प्रकरण पर बोलना ही नहीं चाहते। दरअसल 21 नवंबर को मंत्री मीना ने बीकानेर कलेक्टर के बीच में ये जो वाकया था वो सामने आया था। इस घटना के बाद आईएएस एसोसिएशन नाराज था और उच्च स्तर तक की बात उन्होंने पहुंचाई थी। इस मामले को लगातार बढ़ता देखकर तूल पकड़ता देखकर शुक्रवार को मंत्री ने कलेक्टर से उसके बाद बात की और अब उनका ये कहना है कुल मिलाकर के बेसिकली कि अब इस मसले पर वो बात नहीं करना चाहते और ये कहीं ना कहीं फुल स्टॉप उन्होंने इस तरह से लगाने की कोशिश इस पूरे मसले पर की। और चलिए बात करते हैं सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में बन रही आईपीटी टावर से जुड़ी खबर की। तो आईपीटी टावर के लिए 132 केवी जीएसएस की राह खुली है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जीएसएस के लिए जमीन मिल गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने इस मसले को सुलझाया है क्योंकि मसला था कि जमीन यहां पर इसके लिए कहां पर होगी, लेकिन इसमें प्रमुख सचिव टी रविकांत ने बैठकर इस मामले की गंभीरता को समझा और आखिरकार इसे सॉल्व भी किया, सॉर्ट भी किया। बिजली कंपनी से चिकित्सा शिक्षा में पहुंचते ही उन्होंने इस मैटर को सुलझा दिया। पहले बिजली कंपनी में और उसके बाद में पदोन्नत होकर चिकित्सा शिक्षा में पहुंचे। जब बदलाव हालांकि अब इसमें हुआ था, इससे पहले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री प्रसाद लाल मीणा, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के स्तर पर कई बार प्रयास हो चुके थे, लेकिन इस बार उनका प्रयास रंग लाया। जीएसएस के बिना डिस्कॉम बना कर चुका था। स्थायी कनेक्शन देने से स्थायी कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था बिना जीएसएस के और जीएसएस में सबसे बड़ा जो रोड़ा था वो था भूमि को लेकर। अब कॉलेज परिसर में 1 साल में जीएसएस बनने का काम पूरा होगा। उसके बाद में जो आगे की राह है वो और ज्यादा आसान हो पाएगी। बॉलीवुड में हॉरर और कॉमेडी फिल्मों का जलवा। 2022 में आई सबसे अधिक 3 हॉरर कॉमेडी फिल्में। वरुण धवन की भेड़िया की भी सुपर ओपनिंग कलेक्शन। अभी तक इस जॉनर की 18 बॉलीवुड फिल्में आई है। इसमें से 3 ब्लॉकबस्टर रही है, 2 सुपर हिट रही है और 5 फिल्में हिट रही है। कुल मिलाकर के जो जॉनर है वो लोगों को खूब भा रहा है। ये मूवीज और इनकी जो हिट होने के आंकड़े हैं वो ही बता रहे हैं। शुक्रवार को रिलीज वरुण धवन अभिनीत भी इसी जॉनर की फिल्म है भेड़िया, जो कि शुक्रवार को रिलीज हुई है, वो भी इसी जॉनर की मूवी है। भेड़िया ने पहले दिन 7.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इस साल आई 35 बॉलीवुड फिल्मों में से 11वीं सबसे अच्छी ओपनिंग की फिल्म रही। 2022 में सर्वाधिक 3 हॉरर कॉमेडी फिल्में रिलीज होने का भी रिकॉर्ड है। भेड़िया, फोन बूथ, भूल भुलैया जैसी फिल्में रिलीज हुई और इससे पहले जॉनर में 2014 और 2018 में 2 फिल्में आई थी। ऐसे ही दृश्यम 2 भी 100 करोड़ के क्लब वाली साल की 7वीं बॉलीवुड फिल्म बन गई। चलिए बात करते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 68वें राष्ट्रीय अधिवेशन की। तो जयपुर की जेसीआरसी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आज समापन सत्र है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में इससे आयोजित किया जा रहा है। समापन सत्र को बीजेपी के कई शीर्ष
नेताओं का उद्गम स्थल रहा है एबीवीपी। जो संगठन रहा है वो उद्गम स्थल माना जाता है और आज इसका कार्यक्रम बीजेपी के पिछले 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एबीवीपी की ही देन है। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह भी उन्हीं की देन है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह भी एबीवीपी की देन है। और इसी तरह राजस्थान में भी मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया की अगर बात कर ले या फिर हम बात कर ले स्वर्गीय मदन लाल सैनी की, अरुण चतुर्वेदी की, डॉक्टर महेश जोशी की, गुलाब चंद कटारिया की, रघुवीर सिंह कौशल की, ललित किशोर चतुर्वेदी की भी एबीवीपी की पृष्ठभूमि रही। भाजपा के गठन के बाद 50 से विधायक और सांसद एबीवीपी से आए। मोदी मंत्रिमंडल में 8 ऐसे चेहरे हैं जिनका शुरुआती जीवन एबीवीपी से जुड़ा हुआ रहा। इनमें बड़े नामों का अगर हम जिक्र करें तो प्रकाश जावड़ेकर है, धर्मेंद्र प्रधान है और अरुण जेटली भी एबीवीपी से आए हुए नेता हैं। चलिए आपको बताते हैं इकोनॉमिक टाइम्स में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के इंटरव्यू के कुछ अंश। उन्होंने कहा कि अगर हम कांग्रेस के परिवारवाद पर हमले नहीं करते तो चुनाव नहीं होता, कांग्रेस अध्यक्ष ही नहीं बनते खड़गे जी। उनका ये कहना था कुल मिलाकर के कि परिवारवाद को कहीं ना कहीं आंतरिक तौर पर कांग्रेस और उससे जुड़े हुए लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये परेशानी है और परेशानी को समझा तो फिर सोल्यूशन की ओर भागे। सोल्यूशन इसमें यही था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा बदल दिया जाए। कहना यही था कि चुनाव इस पर हुआ और चुनाव होने के बाद में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी नहीं बनते अगर हम परिवारवाद पर हमला नहीं करते। इकोनॉमिक टाइम्स में उन्होंने ये कहा। साथ ही कहा कि गुजरात में कांग्रेस के पास भी कुछ वोट है लेकिन सीट नहीं है। कुछ वर्गों का समर्थन ही कांग्रेस के लिए चुनौती है। कुछ वर्गों का समर्थन अगर मिल जाता है तो कांग्रेस को लगने लगता है वो चुनौती है। जहां तक आपका सवाल है वो बैनर आधारित पार्टी है। पंजाब के विज्ञापन गोवा में, दिल्ली के विज्ञापन गुजरात में और गुजरात में एक तरफा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की है। उनकी कहना था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का इकोनॉमिक टाइम्स में दिए गए खास इंटरव्यू के दौरान। तो वहीं इंडियन एक्सप्रेस में वडगाम विधायक जिग्नेश मेवाणी का इंटरव्यू आपको बता देते हैं। गुजरात में कांग्रेस के लिए रास्ता सचमुच काफी मुश्किल है। विधायकों का पार्टी छोड़ना सबसे बड़ा चिंता का विषय है। दलितों को अपने खेमे में लाने के भाजपा के प्रयास बेकार। भाजपा सरकार में दलितों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। कांग्रेस को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की जरूरत है। 2017 में निर्दलीय चुनाव जीते थे मेवाणी, अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मेवाणी। तो श्री राम जन्मभूमि के इतिहास पर फिल्म बनाने की तैयारी। अमिताभ बच्चन से फिल्म में अपनी आवाज देने का अनुरोध किया गया है। बुलंद आवाज के धनी कहे जाते हैं अमिताभ बच्चन और उनसे फिल्म में अपनी आवाज देने का अनुरोध किया है। फिल्म निर्माण की देखरेख के लिए समिति बनाई गई है। सेंसर बोर्ड प्रमुख प्रसून जोशी, फिल्म निर्देशक चंद्रप्रकाश द्विवेदी, लेखक यतेंद्र मिश्रा, सचिनानंद जोशी समिति में शामिल हैं। कोशिश इस फिल्म के माध्यम से यही कि श्री राम के पूरे जीवन को दर्शाया जाए, लेकिन फिक्शनल आधार पर और उस छूट पर, उस स्वतंत्रता पर किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज ना हो जाए जो कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हुई हो। इसके लिए पहले से इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है। दूरदर्शन पर प्रसारित होगी श्री राम जन्मभूमि पर आधारित की फिल्म। ये और भी ज्यादा खास क्योंकि इसे जब दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा तो फिर एक बार जो वो दौर था जब दूरदर्शन पर रामलीला रामायण जब प्रसारित होती थी और उस दौर में जब रामायण को देखा जाता था वो एक बार फिर से प्रासंगिक आज के समय में भी नजर आती है। कोरोना के समय में भी हमने देखा कि रिपीट टेलीकास्ट रामायण के किए जाने लगे थे। रामचरित मानस के आधार पर इसे पूरा बनाया जाएगा और उसमें कमेटी का निर्धारण कर लिया गया है ताकि फिक्शनल आधार पर, फिक्शनल स्वतंत्रता के नाम पर कोई भी छेड़छाड़ धार्मिक भावनाओं के साथ लोगों की राम जी के जीवन को लेकर, श्री राम के जीवन को लेकर ना की जा सके। हरियाणा के नए विधानसभा भवन की जरूरत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान। कहा कि अगर चंडीगढ़ में बनता है नया हरियाणा का विधानसभा भवन तो आम आदमी पार्टी को इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। पंजाब सरकार ने भी हरियाणा को जमीन नहीं देने की घोषणा की थी। इसके बाद मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन से 10 एकड़ जमीन खरीदकर हरियाणा नए विधानसभा भवन में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि आम आदमी पार्टी को इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी ओर से इस पर एक मुद्दा अब इसे बनाने की कोशिश की गई थी कि चंडीगढ़ में अगर नया विधानसभा भवन बनता है हरियाणा का तो फिर वहां से जो कनेक्टिविटी है वो नहीं। लेकिन कहना ये मुख्यमंत्री का वहां के कि अगर वहां पर मिलता है
स्थान और अगर भवन वहां पर बनाया जाता है विधानसभा का नया, तो इसमें किसी भी इंसान को, किसी भी पार्टी विशेष को, किसी भी व्यक्ति विशेष को खास तौर पर नाम लेकर कहा उन्होंने, आम आदमी पार्टी को कोई समस्या इससे नहीं होनी चाहिए। और चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 95वें एपिसोड की। तो दूरदर्शन पर आज प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात को सबने सुना। प्रसारित वहां पर हुआ 95वां संस्करण था। देशवासियों से अपने विचार पीएम नरेंद्र मोदी ने साझा किए। कहा, मन की बात के 100 एपिसोड्स जल्द पूरे हो जाएंगे। सबकी भेजी चिट्ठियां पढ़ना अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि चिट्ठियां वो पढ़ा करते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। मन की बात 130 करोड़ लोगों से जुड़ने का एक अच्छा माध्यम है, एक बेहतर मीडियम है। ज्यादातर लोगों ने चिट्ठी भेजकर खुशी जाहिर की। G20 की अध्यक्षता मिलना गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए गौरव का क्षण, क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत को मिली। 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता भारत को सौंप दी जाएगी और G20 की अध्यक्षता भारत के लिए एक अवसर है। विश्व की जीडीपी में G20 की 85% हिस्सेदारी है और अगर उसी 85% वाली हिस्सेदारी की जीडीपी का अध्यक्ष भारत बनेगा, अध्यक्षता का मौका भारत को मिलेगा, तो सिरमौर यहाँ पर साफ तौर पर भारत साबित होगा। आजादी के अमृतकाल में भारत को ये बड़ी उपलब्धि मिली है। विश्व कल्याण पर फोकस करना है। भारत की पहल की दुनिया में सराहना हो रही है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का संदेश दिया। साथ ही कहा, स्काई इज नॉट द लिमिट। स्कूल कॉलेज T20 से जुड़ी परिचर्या करवाएं, लोगों को बताएं कि इसमें क्या खास होता है, कैसे ये महत्वपूर्ण होती है। 18 नवंबर को भारत ने स्पेस सेक्टर में इतिहास रचा। भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च हुआ। युवाओं को अपने ही देश में रॉकेट बनाने का मौका मिला। ड्रोन तकनीक में भी भारत आगे बढ़ रहा है। हमारा देश प्राचीन परंपराओं का घर है। लोगों को सीखना चाहिए भारत की परंपराएं कैसी थी, प्राचीन काल में क्या कहानियां रही। परंपराओं को संरक्षित करने के लिए आगे बढ़ाए और नागा लोक संस्कृति में नागा संगीत एक समृद्ध विधा है। तमाम सारी बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के दौरान देशवासियों से